बाकी स्टूडेंट्स को कहें कि वो भी ज्वाइन कर लें। आई थिंक 10 मिनट हो गया, 10 मिनट से ऊपर ही टाइम हो गया। और इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के बारे में हमने पढ़ना था। सबसे पहले कि हम इकोसिस्टम देखते हैं कि इकोसिस्टम है क्या। इकोसिस्टम हमारे पास जो बेसिकली डिपेंड करता है दोनों फैक्टर्स पे, प्रोसेस पे, जिसको कि हम इकोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी प्रोसेस कहते हैं। इकोलॉजिकल वो होते हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेट होगा, और एवोल्यूशनरी प्रोसेस वो हैं जो कि टाइम पे डिपेंड करते हैं, कि मे बी वो 1 ईयर हो सकता है, वो 1 मंथ हो सकता है, वो 1 डे हो सकता है, वो ईयर्स भी हो सकते हैं, और उसके अलावा मिलियन और बिलियन उनको टाइम भी रिक्वायर हो सकता है। और एवोल्यूशनरी प्रोसेस के साथ साथ हम इनको एवोल्यूशन का भी नाम देते हैं, कि टाइम के साथ साथ जो है वो चेंजेस आती जाती हैं, और उन्हीं चेंजेस वही आती हैं जो कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, इसमें हम एक तो ये कहते हैं कि फूड वेब और कंपटीशन। ओके, फूड के अकॉर्डिंग कंपटीशन होता है। फूड वेब की जब हम बात करते हैं तो फूड वेब हमारे पास बनती है फूड चेन से, कि फूड चेन में के सीरीज ऑफ कंपटीशन की बात करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके दरमियान में जो है वो लिंक डेवलप होता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास चेन डेवलप होगी। वो चेन में जो एनिमल्स होते हैं वो फूड पे डिपेंड करते हैं, उसको हम फूड चेन का नाम देते हैं। और फूड वेब भी है कि वो हमारे पास 2 चेन्स भी हो सकती हैं, फूड चेन्स, या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जो कि मिलके हमारे पास बनाती हैं फूड वेब। और जो फूड वेब है वो हमारे पास बेसिकली आ जाता है इकोसिस्टम में या इकोलॉजी में। इसके अलावा हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की भी बात करते हैं, जैसे हमारे पास हर्बीवोरस है और इसके अलावा प्रीडेटर्स हैं। हर्बीवोरस वो होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं हर्ब्स पे, शर्ब्स पे, और इसके अलावा प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास हेट्रोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, और कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि डेड फूड होती है उस पर डिपेंड करेंगे, और हमारे पास जो कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि एनिमल्स हैं उन पर डिपेंड करेंगे। ओमनीवोरस वो होते हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये थोड़ी इनका डिफरेंस ऑफ प्रीडेटर्स हमारे पास वो होते हैं जो कि किसी भी फूड को, किसी भी एनिमल को अटैक करते हैं और उसको इनगल्फ कर लेते हैं, उसको हम प्रे कहते हैं, और जो अटैक कर रहा होता है उसको हम प्रीडेटर कहते हैं। नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं कि ये जितना भी हमारे पास प्रीडेटर, प्रे का, या फिर ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक है, हर्बीवोरस प्रीडेटर्स हैं, या फिर हमारे पास ये फूड चेन और फूड वेब है, या फिर कंपटीशन आ जाता है फूड रिसोर्सेज का, ये एक सिस्टम के अंदर डिस्कस करते हैं। कि कंपटीशन तभी होगा ना, एक बंदे का तो कोई कंपटीशन नहीं होता कि वो किसी के साथ लगाए या ना लगाए। कंपटीशन तो उसका होता है या तो 2 हों, या 10 हों, या 20 हों। ठीक है, और इसी ये जो हमारे पास इतनी वैरायटी होती है, और ये जिस जगह पे ये जिस एरिया में रह रही होगी, जैसे आपकी क्लास में अगर 46 स्टूडेंट्स हैं तो उन्हीं 46 का जो आपस में कंपटीशन है उसको हम एक सिस्टम में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिस्टम जिसमें कि हम ये BS पोल्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, इनका ये आपस में कंपटीशन है, इसमें से इसने जो है वो वोन किया है, और ये जो स्टूडेंट्स इतने हैं जो कि लॉस हो गया, ये जो मीडियम में स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं वो 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है। इसके अलावा हम इकोसिस्टम में ये कहते हैं कि वैरायटी होती है प्रोसेसेस की, कंपोनेंट्स की वैरायटी होती है, और इसी प्रोसेसेस और कंपोनेंट्स की वैरायटी की बिना पे ही हम जो है वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। और ये जो वैरायटी होती है, अगर एक में चेंजेस आती हैं तो ओवरऑल जो है वो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है, और अगर उनको जो इसमें से सर्वाइव कर सकता है, जितनी इतनी एबिलिटी होती है वो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन जो सर्वाइव नहीं कर पाता वो जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है मेरीन बायोडाइवर्सिटी। इसमें मेरीन बायोडाइवर्सिटी के हम इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, जैसे कि हमने ओशियन कवर्स की बात की कि तकरीबन 70% हमारे पास जो अर्थ कवर है, और 50% जो है जिसपे ह्यूमन लाई करते हैं। अगर आप मेरीन की या फिर फ्रेश वाटर की बात करें तो हम ये कहते हैं इसमें कि 97% जो है वो मेरीन
पे मुश्तमिल है, और हमारे पास 1% जो है लेस देन 1% वो फ्रेश वाटर पे है, और जो 2% बाकी का हमारे पास बच जाता है वो हमारे पास ये आइलैंड्स आ जाते हैं, फॉरेस्ट आ जाते हैं, बाकी की इन्वायरमेंट आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो कोस्टल जोन है या फिर जो ड्राई एरिया होता है, जहाँ पे हमारे पास मैरीन लिविंग रिसोर्सेज उस रीजन में एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे पास 90% होते हैं। अगर हम कहते हैं कि ओवरऑल अबव द सरफेस पे या बिटवीन द सरफेस, तो उसमें हमारे पास जो न्यूट्रेंट्स होते हैं या फिर लाइफ होती है वो कम होती है। ज़्यादातर हमारे पास मैरीन लाइफ जो है वो बॉटम सरफेस पे एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ना तो सरफेस फीडर्स हैं और ना ही हमारे पास जो है कॉलम फीडर्स हैं या बॉटम फीडर्स हैं। बॉटम फीडर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि कुछ स्पीशीज़ ऐसी ही हैं जो कि ससाइल हैं। ससाइल वो होती हैं जिनमें कि इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो मूव कर सकें। ठीक है, वो सिर्फ अपने सरफेस के साथ ही अटैच रहेंगी या फिर रॉक हैं उनके साथ अटैच रहेंगी, और इनको इन्हीं की वजह से जो ज़्यादातर डाइवर्सिटी जो है वो बॉटम सरफेस पर पाई जाती है। लाइफ मोस्टली जो ओशियन में इवॉल्व हुई थी वो 2.7 बिलियन ईयर्स एगो टेरेस्ट्रियल लाइफ से पहले इवॉल्व हुई थी। टेरेस्ट्रियल लाइफ हमारे पास वो लाइफ है जो कि हम लैंड पे या सॉइल पे रहते हैं। मैरीन लाइफ या फ्रेश वाटर लाइफ वो है जो कि हमारी इक्वेटिक में आ जाती है। ठीक है, मैरीन में और फ्रेश वाटर दोनों में पानी आता है, लेकिन जब हम लैंड की बात करते हैं या टेरेस्ट्रियल की, तो उसमें हमारे पास ज़मीन या सॉइल आ जाती है। ऑल एक्सेप्ट वन फाइला 33 जो है वो ओशियन में पाए जाते हैं। इसके अलावा ओनली हाफ जो है जो कि लैंड पे एग्जिस्ट करता है, और लैंड पे एग्जिस्ट करने के साथ साथ हम उसे कहते हैं कि हाई फाइलेटिक डाइवर्सिटी है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले भी कही थी, यहाँ पे वो स्टूडेंट था शकील, उसने कहा कि मैम हम इंजीनियरिंग के हैं, हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन जो यहाँ पे बायो के हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ मैं आपको समझाने पहले बैठूंगी तो आपको जो ये जो थोड़ी बहुत समझ आ रही है आपको वो भी नहीं आएगी। इसमें जो 33 फाइला की बात की गई है, इसमें हम मोस्टली आपने पोरीफिरा पढ़ा होगा अगर आपने एनिमल डाइवर्सिटी 1 पढ़ी है। अगर आपने वो नहीं पढ़ी तो आपने प्री मेडिकल का जब चैप्टर 10 पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर बुक का, तो उसमें आप लोगों का किंगडम एनिमेलिया था। किंगडम एनिमेलिया में आपके पास जितनी भी ये लाइफ आ जाती है जो कि मरीन में है और फ्रेश वाटर में है। ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको फाइलम पोरीफिरा है, आपको ये डायग्राम भी एक सेकंड यहाँ पे नज़र आ रही होगी, अभी यहाँ पे गुजर के गई है। ये जो आपको लाइफ नज़र आ रही है, ये हमारे पास जो है ये पोरीफिरा है, फाइलम पोरीफिरा के मेंबर्स, इसको हम स्पॉन्जिस का भी नाम देते हैं। ठीक है, ये जो आपको ऊपर की तरफ होल नज़र आ रहा है इसको हम ऑसिक्यूलम का नाम देते हैं, और इसकी जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी में स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम ऑस्टिया का नाम देते हैं, जो कि वाटर ओशियन का जो वाटर होता है वो इसी ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाता है, और इनमें जो रेस्पिरेशन का फिनोमिना होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैसेज हैं वो एक्सचेंज होती हैं, और ये ऑस्टिक्यूलम वो है जहाँ से वेस्ट मटेरियल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो बॉडी से बाहर मूव कर जाती है। और इसमें नेक्स्ट फाइलम पोरीफिरा के साथ साथ सेलेंट्रेटा है। सेलेंट्रेटा के साथ आपको फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस है, इकाइनोडर्म्स हैं, मोलस्क हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, इनकी आगे फर्दर क्लासेस हैं, फाइलम नीमाटोडा, ठीक है, एनिलिड्स हैं। तो ये हमारे पास जितने भी फाइलम हैं ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, और इनवर्टिब्रेट्स की मोस्टली लाइफ जो है वो मरीन है। कुछ हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, वो मैरीन में नहीं पाए जाते। ठीक है, इसके अलावा जब हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स हमारे पास स्पीशीज़ के अलावा, और या फिर हमारे पास एम्फीबियंस हैं जो कि कुछ जो अपना लाइफ टाइम जो है वो लैंड पे गुजारते हैं, कुछ लाइफ टाइम अपना वाटर पे गुजारते हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स और मैमल्स हैं। बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स ये तीनों हमारे पास क्लासेस वर्टिब्रेट्स की ये लैंड पे एग्जिस्ट करती हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। लेकिन एम्फीबियंस और फिशेस को जो है वो हम एक्वेटिक में या फिर इसमें फ्रेश वाटर और मैरीन में डिस्कस करते हैं। कुछ फिशेस ऐसी हैं जो कि मैरीन में ही पाई जाती हैं, और कुछ फिशेस ऐसी हैं जो कि जस्ट फ्रेश वाटर में रहती हैं। और बाज़ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं फिशेस की जो कि अपना हाफ लाइफ टाइम जो है वो फ्रेश वाटर में गुजारती हैं। उनको अपना स्पॉनिंग और ब्रीडिंग जो है वो फ्रेश वाटर में करना होता है, लेकिन जो अपनी बाकी की डेवलपमेंट होती है, बॉडी की ग्रोथ और ईच एंड एवरीथिंग, वो उन्होंने अपनी मैरीन वाटर में करनी होती है। ठीक है, सेम इसी तरह से वाइस वर्सा के कुछ फिशेस इस तरह की भी हैं जो कि मैरीन में अपनी स्पॉनिंग क्रिएट करती हैं,
और ब्रीडिंग अपनी जो है वो मैरीन में करवाएँगी, और जो बाकी का अपना लाइफ टाइम है, वो अपना फ्रेश वाटर में गुज़ार देती हैं, और अपनी डेथ जो उनकी है वो फ्रेश वाटर में ही होती है। और कुछ फ़िशेज़ ऐसी भी हैं जो कि अपना लाइफ टाइम फ्रेश वाटर में वो प्रोड्यूस होती हैं। प्रोड्यूस होने के बाद अपना फ्रेश वाटर में लाइफ टाइम गुज़ारती हैं। अगर उन्होंने स्पॉनिंग करनी है, उन्होंने ब्रीडिंग करनी है, रिप्रोडक्शन करनी है, तो उन्होंने मैरीन में जाना है, और रिप्रोडक्शन के फ़ौरी बाद उन्होंने दोबारा फ्रेश वाटर में आ जाना है। ठीक है, तो ये इनकी कुछ करैक्टर्स हैं जो थोड़े एक-दूसरे से डिफ़र करते हैं। इसके अलावा 15 फ़ाइला ऐसे हैं जो कि एक्सक्लूसिवली मैरीन है। एक्सक्लूसिवली मैरीन में हमारे पास हेमिकॉर्डेटा फ़ाइला है। हेमिकॉर्डेट के साथ इकाइनोडर्म्स हैं, और इकाइनोडर्म्स के साथ स्पॉन्जीज़ हैं। ठीक है, इसमें से 3 जो मेन है जो कि आपने पढ़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। इसके अलावा ओशियन की कुछ क्रिएचर्स, कुछ मखलूक इस तरह की भी है जिसकी कि डाइवर्सिटी लैंड पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन उनको वहाँ पे रहने के लिए जो है वो बॉटम नहीं रिक्वायर होती। उनके लिए जो फंक्शनल डाइवर्सिटी है वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। उनकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि उनके फंक्शनल पार्ट्स वर्क करें, और उन्हीं फंक्शनल पार्ट्स की बिना पे ही उनकी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, और वो थ्रू आउट लाइफ जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि मैरीन की जो बायोडाइवर्सिटी है, जिसकी हमने बात की कि मैरीन या फ्रेश वाटर या बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो इसमें हमारे पास बायोडाइवर्सिटी जो अलाउ करती है, एनवायरनमेंट को अलाउ करती है कि अगर एडाप्टेशंस आती हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंजेस होती हैं। एनवायरनमेंट में चेंजेस होंगी तो डाइवर्सिटी जो है वो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस अपनी बॉडी में चेंजेस करेगी, और वो मे बी फिजिकल चेंजेस भी हो सकती हैं, केमिकली चेंजेस भी हो सकती हैं, बिहेवियरल चेंजेस भी हो सकती हैं। इसके साथ-साथ हम ये कहते हैं कि मैरीन जो एनवायरनमेंट है वो रैपिडली जो है वो एडाप्टेशंस उसमें क्यों आ जाती हैं, क्योंकि उसमें अगर थोड़ी-सी भी फ्लक्चुएशंस होती है तो ओवरऑल वहाँ पे हमारे पास जितना भी एनिमल फ़ाना होता है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। वो फ़ाना इसलिए डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वहाँ पे फ़ाना की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वहाँ पे स्पीशीज़ और पॉपुलेशन कम्युनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर हम यही रिवर की बात करें या पॉन्ड की बात करें, वहाँ पे हमारे पास जो फिशेज़ या फिर अदर हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स एग्ज़िस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनके कंपटीशन भी कम होता है। कंपटीशन के साथ-साथ अगर उसमें लिटिल फ्लक्चुएशंस होती है तो उसमें वही ऑन एनिमल्स फ्लक्चुएट अपने जो रिक्वायरमेंट्स है, फंक्शनल चेंजेज़ हैं या फिज़िकल चेंजेज़ हैं, वो अडॉप्ट कर सकते हैं। फूड है एक फूड जो कि फिशेस और इनवर्टिब्रेट्स में, और एल्गी, ये स्पेशली इम्पोर्टेंट है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, आपने अक्सर सुना भी होगा कि जो बाहर के कंट्रीज़ इस तरह के भी हैं जहाँ पे फिशेस, आप फिशेस को कौन सी फ़िश पसंद करते हैं? एक तो ये कि वो देखने में अच्छी हो, दूसरा उसमें क्या है कि उसमें जो आप कांटे हैं वो कम से कम होने चाहिए। पहले कोशिश ये करते हैं कि अगर हों भी तो मोटे वाले, या तो हों ही ना सिरे से, अगर हों तो मोटे वाले ईज़िली निकाले जा सकें। और उसके साथ-साथ आपकी ये कोशिश भी होती है कि अगर फिर भी वो भी अवेलेबल नहीं है, तो आपने वो मछली ली जिसमें काँटे कम से कम हों। और बाज़ फिशेज़ ऐसी भी होती हैं जिनमें काँटे इतने बारीक होते हैं कि वो आप उसको फिंगर पे भी रखते हैं तो मसल पता ही नहीं चलता कि ये काँटा है भी या नहीं। और फिशेज़ को एज़ ए प्रोटीन पर्पज़ के लिए प्रोटीन की क्वांटिटीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एन ह्यूमन है, उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उसने किस पे डिपेंड करना है? एग पे डिपेंड करना है। एग के साथ-साथ जो है वो हमारे पास ये मीट आ जाता है उसकी प्रोडक्शन पे, उसके साथ-साथ जो है हमारे पास फिशेज़ पे। और इन्वर्टिब्रेट्स में अगर देखा जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिस्कवरी चैनल्स पे देखा होगा, वहाँ पे मोस्टली ये होता है कि जो हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स फॉर एग्जांपल कॉकरोच हैं, या इसके अलावा चाइनीज़ हैं या यूएस स्टेट्स में हैं, तो मोस्टली इनको जस्ट इस पर्पस के लिए खाते हैं कि जो इनका स्केलेटन, जिसको हम एक्सोस्केलेटन का नाम देते हैं, जिसमें काइटिन होती है, वो एक प्रोटीन है जो कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए है। ठीक है, तो वो आपको रिक्वायरमेंट फंजाई के स्केलेटल से मिलती है, या फिर आपको जो इंसेक्ट्स हैं उनके स्केलेटल से मिलती है। इसके अलावा वो किसी स्केलेटन में प्रोटीन एग्जिस्ट नहीं करती। और बाकी हमारे पास जैसे आप सेलुलोज हैं, सेलुलोज को देखते हैं, वो हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड आ जाता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म, लेकिन जो ह्यूमंस उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो सेलुलेज जो जिसको सेलुलेज एंजाइम है वो हमारे पास नहीं होता। इनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम होने चाहिए,
फिर ही हम इनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई वर्क करना है तो हमें वो करना आता होगा तो ही हम कर सकते हैं। अगर हमें वो करना नहीं आता, हम उसका ठेका लेके बैठ जाते हैं, उसको गलत कर देते हैं, तो ना तो हमें उसकी पेमेंट मिलेगी। पेमेंट के साथ-साथ अगर आप वो टीचर से भी वर्क लेके बैठ जाते हैं तो आपको उसके अपोज़िट में डाँट खानी पड़ जाती है। इसके अलावा एलजी है, एलजी को अगर आप वैसे देखा जाए तो एलजी एक हमारे लिए बैड पर्पस भी है। हम उसको घरों में भी लाइक नहीं करते, हम उसकी क्लीनिंग करते हैं। वहाँ पे जो है वो फ्लाइज़ होती हैं वो बैठते हैं, या मॉस्किटोज़ वो डेवलप करते हैं, या खड़े पानी में भी मॉस्किटोज़ हैं, वो डेवलप होंगे जिससे कि हमारे लिए बीमारियाँ हैं उसका बाइस हो सकता है। एलजी जो है हम बेसिकली इसको जो प्लांट्स हैं उनसे कंस्ट्रक्ट इनको एक्सट्रैक्ट करके जो है वो अपने पास बॉटल में कंज़र्व कर लेते हैं, ताकि हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट है, जैसे प्रोटीन होते हैं, तो हम इन एलजी से भी मिनिमम अमाउंट में ले सकते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इनसे लेते भी हैं। इसके अलावा हमारे पास रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं। रॉ मटेरियल्स में कि ये डिस्कवरी इनकी जो पॉसिबिलिटी होती है, वो मोस्टली हम ये देखते हैं कि इसमें मेडिसिन्स के लिए यूज़ करते हैं कि जो बायोकेमिकल डाइवर्सिटी इसमें हाई हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हम सीवीड्स को वीड स्टॉक के अगेंस्ट जो है वो कंपेयर करते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स या फिर ह्यूमन सप्लीमेंट्स, ठीक है। बाद सप्लीमेंट्स इस तरह की होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोटीन की क्वांटिटी कंप्लीट करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आपको जो कैल्सी होती है वो आपको बाहर से उसकी जो पैकेट्स होते हैं, सप्लीमेंट्स हैं, वो मिलेंगे ताकि आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन के साथ साथ फॉर एग्जांपल अगर आपके की बॉडी में एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड आ जाता है, उसकी कमी है, या आप उसको इनटेक करना चाहते हैं, तो एज अ सप्लीमेंट के तौर पे आपको मार्केट से भी मिल जाएगी। ये जस्ट ह्यूमंस के लिए नहीं, इसके अलावा अदर एनिमल्स हैं, लाइक आप कैटल की बात कर लें, फिशेस की बात कर लें, तो उनमें जो नेचुरली फीड होती है जो उनको पॉन्ड से मिलेगी, वो एलजी पे डिपेंड करें, हर्ब्स पे डिपेंड करें, या फिर जो हमारे पास फ्राई और फिंगरलिंग्स हैं, स्मॉल फिशेस, उन पे डिपेंड करके उनको इनगल्फ कर लें। और या फिर आर्टिफिशियली फीड के तौर पे वो मार्केट से भी ले सकते हैं। जब हम मार्केट से एक सप्लीमेंट लेते हैं तो उसके ऊपर पूरा ड्राफ्ट बना होता है कि इसमें हमारे पास इतने परसेंट प्रोटीन होगी, 20% प्रोटीन है, फैट इतने परसेंट है, और फैट में जो इतने परसेंट हमारे पास मौजूद है उसमें कौन से वाला फैट मौजूद आया है, वो सेचूरेटेड है, अनसेचूरेटेड है। सेचूरेटेड में हम ये देखते हैं कि हमारे पास, आपको क्या ज़रूरी काम है आसिफ? नेक्स्ट इसमें हमने कि मैरीन बायोडाइवर्सिटी की कि क्लाइमेट है, और क्लाइमेट में क्या है कि हमने जो हमारे पास बायोजियो केमिकल साइकिल्स हैं, ये कोई इतना ज़रूरी काम नहीं है, और फ़ोन आप साथ भी लेके जा सकते हैं। और ड्यूरिंग कोशिश ये किया करें जब आपकी क्लास हो रही है कोई एमरजेंसी ना हो। एमरजेंसी का ये मतलब कि फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब है या इस तरह का जिसको आप ये कोई एमरजेंसी नहीं है। ओके जाएं, लेकिन नेक्स्ट टाइम इस तरह ना हो, आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। क्लाइमेट के बारे में हम देखते हैं कि इसमें बायोजियो केमिकल साइक्लिंग, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे मैंने आपको कैल्शियम की बात की, नाइट्रोजन की बात की, कार्बन की बात की, वाटर की बात की। तो इसमें ये देखें कि हाइड्रोजन का अगर हम वाटर से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो जो हाइड्रोजन वाटर वेपर्स की फॉर्म में वो दोबारा रेन की फॉर्म में सॉइल पे आ रही है, सॉइल से वो दोबारा वाटर वेपर्स उसके कन्वर्ट हो रहे हैं, वो दोबारा एयर में ऐड हो रहा है। फिर उसी तरह से हमारे पास ये जो ओवरऑल क्लाउड्स का सिस्टम है, ये इसी तरह ये वाटर साइकिल पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह बाकी मैरीन हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये क्या करते हैं कि कंट्रोल कार्बन डाइऑक्साइड को एंड आ रहा है बायोलॉजिकल पम्प, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है।
हम जब हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को ही यूज़ करते हुए हम शुगर बना सकते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगी, जस्ट वाटर होगा, तो हम शुगर किस तरह से बनाएँगे? और जो कि हमारे लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम इनको प्रोड्यूस भी करते हैं और इनको यूटिलाइज़ भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास के जो मैरीन इकोसिस्टम है, इसमें हमारे पास डिस्कवर्ड के एंडेमिक स्पीशीज़ भी होती हैं और कुछ न्यू स्पीशीज़ भी होती हैं। जैसे मैंने आपको एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में बताया था कि ये वो स्पीशीज़ होती हैं, वो जस्ट एक ही एनवायरनमेंट है हमारे पास, उसी में ही रहेंगी। वो पाकिस्तान भी हो सकता है या फिर इसके अलावा अदर फॉरेन कंट्रीज़ भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम कॉस्मोप्लाटन स्पीशीज़ की बात करते हैं तो वो ओवरऑल वर्ल्ड में कहीं पे भी एग्ज़िस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एस्थेटिक एंड कल्चरल वैल्यू, एस्थेटिक और कल्चरल वैल्यू में हम मोस्टली क्या करते हैं कि एक ह्यूमन स्पिरिट है या फिर टूरिज़्म है, रिक्रिएशन, कि उसको कल्चरल पर्पस के लिए लाइक इसमें हम जो सराइकी कल्चर है या फिर सिंधी कल्चर है, तो उनको शो करने के लिए हम ये कल्चरिंग जो इवेंट्स हैं वो इसलिए करवाए जाते हैं ताकि उनकी जो वैल्यू है वो ओवरऑल लोगों में दिखाई जाए कि इनकी बेसिकली जो वैल्यू है वो पाकिस्तान में क्या है। इसके अलावा जब हमारी जो डाइवर्सिटी है या फिर हमारा ये जो हैबिटेट है वो हमारा बेस्ट होगा, तो उससे हम टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं। वो विद इन कंट्री भी कर सकते हैं, आउटसाइड द कंट्री भी कर सकते हैं। जैसे कि जो चाइनीज़ हैं वो अपने टूरिज़्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। और इसके अलावा जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं या अदर, तो वो इन्हीं सैरो-तफ़रीह के लिए ही आते हैं, मूवमेंट के लिए। अदर भी जो हमारे तफ़रीह गाहें कुछ ऐसी भी हैं जो कि वेल डेवलप है, जैसे आप कश्मीर में देख लें, तो उसकी जो ब्यूटी है वो आप पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं देख सकते हैं। गिलगित-बल्तिस्तान हो जाता है, इसके अलावा नारान का गान को देख लें। इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट, इसमें जो फिशरीज़ है, इसमें आप इकोनॉमिकली भी देख सकते हैं, ये आपके एक एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया भी है। एम्प्लॉयमेंट इस तरह से कि आप इसको, अगर आपके पास कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं है, तो आप इनकी प्रोडक्शन करवा के सेल भी कर सकते हैं। सेल करने के साथ-साथ टूरिज़्म है, उसको आप प्रमोट करने के साथ-साथ खुद भी ब्यूटी देखें, बाकी के जो लोग हैं उनसे उनको ब्यूटी दिखाएँ भी, और इसके साथ-साथ उनसे जो कलेक्शन बनती है वो भी लें। इससे ये जो आपका जो बिज़नेस है वो भी रन करेगा, इकोनॉमिकली भी आप मेंटेन रहेंगे और टूरिज़्म को भी प्रमोट मिलता रहेगा। मेरा तो नेट सही आ रहा है, बाकी सब स्टूडेंट्स की आवाज़ कट रही है मेरी। ओके, नेक्स्ट हमने जो कोरल रीफ की डाइवर्सिटी है, जिस स्टूडेंट के नेट का इश्यू है, आप जो लिंक है उस पे दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। उससे ये है कि जो आपका नेटवर्क का इश्यू होगा वो सॉल्व हो जाएगा। जी, जिस स्टूडेंट का इश्यू है, जिसको नेट सही से नहीं अवेलेबल हो रहा, वो आप इसी लिंक पे दोबारा कनेक्ट करें, तो आपको उम्मीद है कि सही आई। दोबारा कनेक्ट करें। उसके अलावा कोरल रीफ्स हैं, उनका हमने इकोसिस्टम ओवरऑल डिस्कस करना है कि कोरल रीफ्स में हमारे पास तो 34 एनिमल फाइला हैं, जो कि ग्लोबली ओवरऑल वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं। इसमें से 32 जो मोस्टली लिविंग कोरल रीफ्स हैं, और इसके अलावा 25% ऐसे हैं जो कि मैरीन फिशेस पे, मैरीन स्पीशीज़ हैं, उन पे डिपेंड करते हैं। और 9 हमारे पास इस तरह के हैं जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, उन पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास ट्रॉपिकल, टेम्परेट और डिसीडियस फॉरेस्ट हैं। तो ये जो फॉरेस्ट की हमारे पास हमने इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की है, ट्रॉपिकल या टेम्परेट या अदर एरियाज़ में, तो ये जो फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन हम बेसिकली उनके इन्वायरमेंट, टेम्परेचर और रेन फॉलिंग की बिना पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास ट्रॉपिकल है, अगर वहाँ पे रेन ज़्यादा है, तो जो टेम्परेट या डिसीडियस है वहाँ पे रेन कम होगी।
ठीक है। तो डेजर्ट्स एरिया ऐसे हैं जहाँ पे रेन बिल्कुल ही नहीं होती, या होती है तो ना होने के बराबर होती है। ठीक है। तो इसको हम जो रेन है, टेम्परेचर है, उसकी बिना पे, ये जो फॉरेस्ट हैं उनकी बिना पे हम इनको डिस्कस करते हैं। अब आ रही है सब स्टूडेंट्स को आवाज क्लियरली? ओके। नेक्स्ट इसमें हमारे पास 10% या उससे भी कम स्पीशीज इस तरह की हैं जो कि रीफ्स की फॉर्म में हम डिस्क्राइब करते हैं। तो एक हमारे पास कोरल्स आ जाते हैं, एक हमारे पास रीफ्स आ जाते हैं। ठीक है। जो सेलेंट्रेट हमारे पास फाइलम है जिसमें कि हम बिलिया है, और उसके साथ साथ हमारे पास जेली फिशेज आ जाती हैं, और अदर सी एनीमून है। तो वो मोस्टली उनका बेसिकली ये हमारे पास मेरीन इकोसिस्टम है उसी में ही डिपेंड करते हैं। कोरल रीफ जो है ये अंडर वाटर इकोसिस्टम डेवलप करता है, और जो जो कोरल्स होती हैं उनकी बिल्डिंग की बिना पे, और रीफ हमारे पास वो कॉलोनीज होती हैं जो कि हमारे पास कोरल पोल्प्स होते हैं। जब हम फाइलम सेलेंट्रेट बात करते हैं तो उनके पोल्प्स और मेड्यूसी फॉर्म होते हैं जो कि सेक्सुअली और ए सेक्सुअल डिपेंड करते हैं। ठीक है। डेवलप होंगे उनके जो पोल्प्स होते हैं, कोरल पोल्प से जो है वो रीफ्स बनती हैं, और ये जब आपस में यूनाइट करती हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के ज़रिए से ये यूनाइट करती हैं। ठीक है। कोरल रीफ्स जो बिल्ट होते हैं हमारे पास वो मोस्टली स्टोनी कोरल्स हैं उनसे डेवलप होंगे, लेकिन जो पोल्प्स हैं वो हमारे पास क्लस्टर्स की फॉर्म में डेवलप होते हैं। ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। कैरिबियन मेरीन लाइफ। कैरिबियन मैरीन लाइफ में ये एक हमारे पास अमेजिंग डाइवर्सिटी है जो कि मैरीन लाइफ में या फिर सॉल्ट जो इन्वायरमेंट है उसमें एग्जिस्ट करेगी, जिसमें हमारे पास कोरल्स आ जाते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा कि मैरीन जो इकोसिस्टम है उसमें कोरल रीफ्स होंगे, लेकिन जब हम कैरिबियन मैरीन लाइफ में पढ़ेंगे तो हमारे पास कोरल्स होंगे। कोरल्स अलग चीज़ है, कोरल रीफ्स अलग चीज़ है। ठीक है। और फिशेस होंगी, टर्टल्स होंगे, इसके अलावा मैरीन इनवर्टिब्रेट्स होंगे, और अदर हमारे पास क्रिएचर्स होंगी जो कि इसमें एग्जिस्ट कर रही होंगी। कोरल्स क्या हमें प्रोवाइड करते हैं कि होम प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट जो हमारे पास क्रिएचर्स हैं, जिसमें हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। जैसे हमें एक रहने के लिए घर मिला है, सेम इसी तरह से कोरल्स का बेसिकली काम है कि वहाँ पे जितनी भी मैरीन लाइफ एग्जिस्ट कर रही है ये उनको एज ए होम प्रोवाइड करें, उसी में वो रहें, उसी पे ही अपने फूड पे भी डिपेंड करें। उनको जो भी मटेरियल है सिलेंडर की जो लाइफ होती है उसमें मोस्टली इनके पास जो है वो सीलिया होते हैं। अगर ये ससाइल हैं, मूव नहीं कर सकते, तो ये सीलिया के थ्रू या फ्लेजेला उनके थ्रू जो है ये जो अपना मटेरियल होता है फूड का ये उसको ले आते हैं। ठीक है। वो इन तक पहुंच जाता है, इनको ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करना पड़ती। एक्सटिंक्शन रेट्स क्या होते हैं कि कोई भी चीज़ अगर ख़त्म हो रही है तो एक्सटिंक्शन का मोस्टली हम ये कहते हैं कि साइंटिस्ट के नेचुरल या बैकग्राउंड रेट, और इसको हम मोस्टली इस तरह से भी कहते हैं कि जो स्पीशीज़ हमारे पास नियर अबाउंड या ख़त्म होने के नज़दीक होती हैं उनके रेट्स के अकॉर्डिंग हमने उनको देखना होता है कि कितनी स्पीशीज़ और एग्जिस्ट कर सकती हैं या कितना टाइम वो और मैनेज करेंगी, कितने टाइम तक एग्जिस्ट कर सकेंगी। अच्छा, इसमें एक हमारे पास स्पीशीज जो हैं वो मोस्टली ह्यूमंस के बारे में हम कहते हैं ये मोर देन डबल अमाउंट नंबर्स में पाए जाते हैं, हाफ सेंचुरी से भी पहले की ये बात है। और नेक्स्ट अब हम ये कहते हैं कि अब जो है ये इनकी स्पीशीज जो कुछ जो है वो अकॉर्डिंग टू रूम जो है वो कम होती जा रही हैं। ठीक है। और वो कम क्यों हो रही हैं? स्टार्ट में जब हम बात करते हैं कि स्पीशीज ज़्यादा थी और उनके जो कंपटीशन था, जो टॉलरेंस रेट था वो ज़्यादा था, वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकते थे, जो लाइफ टाइम था, लाइफ स्पैन था वो ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल अगर पहले देखा जाए तो वो उनकी 96 या फिर 150 तक एज होती थी।
लेकिन जब हम अब के टाइम में देखें तो हमारा जो लाइफ स्पैन है वो 55, 65 है, 65 ज़्यादा से ज़्यादा 70 है। बहुत कम लोग हैं जो कि 70 तक जाते हैं, मोस्टली हमारा जो लाइफ स्पैन है वो 60-65 है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी के यंग एज में ही डेथ हो जाती है। थ्रेट्स टू मैरीन डाइवर्सिटीज में यूट्रॉफिकेशन का मैंने आपको बता दिया था। यूट्रॉफिकेशन के साथ साथ केमिकल कंटेमिनेंट्स का इफेक्ट वो भी बता दिया था। ठीक है, इसमें यहाँ पे कंटेमिनेंट्स में स्पेशली एस्ट्रोजेनिक मिमिक हार्मोन्स। ठीक है, वो जो जैसे आप में इसमें एस्ट्रोजन की बात करते हैं कि वो क्या करते हैं कि मेडिसन है उसको खाने के बाद या फिर हार्मोन्स हैं कि ग्रोथ है, हाइट इंक्रीज करनी है, ग्रोथ इंक्रीज करनी है, तो वो हार्मोन्स जो है वो उस पर डिपेंड करते हैं और खाने के बाद उसको ओपनली इन्वायरमेंट में फेंक देते हैं, जिसके इन रिस्पॉन्स में जो हमारा हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन के साथ साथ यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन है कि वो जगह जगह पे डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से वो ओवरऑल अगर एक ही जगह पे ओवरऑल जगह बना दी जाए तो वो वहाँ पे फेंक दिए जाए तो वो एक डाइवर्सिटी जो है वो कम डैमेज होगी। लेकिन यहाँ पे जगह जगह पे कंटेनर होने के बाइस भी वो चीज़ें जो है वो फेंकी हुई होती हैं, जो कि इन्वायरमेंट है, हैबिटेट है, क्लाइमेट है, उसको इफेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे ये दिखाया गया है यहाँ पे जो शिपिंग पर्पस के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इनको हम शिपिंग शिपिंग पर्पस के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं कि कोस्टल हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन है। इससे ये कि अगर ऑयल स्पॉइलेज हो जाती है या फिर इन्वायरमेंट पे डायरेक्ट अटैक करते हैं अपने पर्पस के लिए, उनको बेनिफिट हो रहा होता है, लेकिन उसके इन रिस्पॉन्स में जो मरीन डाइवर्सिटी जो वो डिस्टर्ब हो रही होती है। उनकी सेहत पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, उनको जो रिक्वायरमेंट चाहिए उनकी वो पूरी हो रही है, लेकिन जो मैरीन डाइवर्सिटी की बात करते हैं वो डैमेज हो रही होती है। सेम इस तरह से ये ट्रॉलिंग दिखाई गई है। ट्रॉलिंग है या फिर आप फिशिंग के लिए भी फिश वो नेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे भी मैरीन डाइवर्सिटी इफ़ेक्ट हो रही होती है। ठीक है, ये देखें, ये इसमें फिशेज़ हैं। ये इसको एक एरिया से जो है वो अपने थ्रो आउट किया और उसको कैच करने की कोशिश की, तो ओवरऑल इसमें जितनी फिशेज़ आ सकती थी वो आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें पूरी मैरीन एनवायरनमेंट में हमारे पास अगर 40 हैं, 40 में से अगर आपके पास 15 आ जाते हैं या 20 आ जाती हैं, तो उससे ओवरऑल डाइवर्सिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्या वही 40 स्पीशीज़ अगर नेक्स्ट प्रोडक्शन करवा रही होती हैं तो उन्होंने 80 100 प्लस करनी होती हैं। और अगर हम देखें कि 20 लॉस हो गई हैं, अगर वही 20 जो है वो 40 प्रोड्यूस कर रही हैं, तो ओवरऑल प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जब प्रोडक्शन पे पड़ेगा ओवरऑल मैरीन इन्वायरमेंट है हमारे पास वो इफेक्ट होगा। और ये हमारे पास जो है ये ट्रॉलिंग है वो दिखा दी गई है, वो मैंने आपको पहले बताई भी है कि ये फिशेस के थ्रू इन्होंने इफेक्ट किया था कि ओवरऑल हमारी जो डाइवर्सिटी है वो कितनी रह जाती है। अच्छा, इसमें ये मैरीन बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट्स हैं। इसमें जियोग्राफिकली की अकॉर्डिंग बताया गया है। इसमें ये देखें कि डिफरेंट एरियाज़ हैं जो कि आपको उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे हमारी जो डाइवर्सिटी है वो रिस्ट्रिक्टेड होगी। रिस्ट्रिक्टेड होने के साथ साथ अगर ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रोवाइड की जाएगी तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए एज अ थ्रेटन के तौर पे यूज़ होगी। नेक्स्ट हम बायोडाइवर्सिटी की, ये अभी हमने जितना भी पढ़ा वो हमारा सारा जो है वो बेनिफिट्स थे। अभी इसमें लॉसेस हैं, हमने वो देखे कि वो लॉसेस किस किस तरह से होते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन है, यूट्रॉफिकेशन है, केमिकल कंटेमिनेशन है। तो नेक्स्ट इसमें हम ये देखेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस हैं वो लॉस ऑफ सर्विसेज भी हैं, इसके अलावा पोटेंशियल हेल्पफुल प्रोडक्ट्स भी हैं कि अगर जो पोटेंशियल हेल्पफुल प्रोडक्ट्स जिसमें कि हम मेडिसिन की बात करते हैं उनको ओपनली फेंक दिया जाए, या फिर जो सर्विसेज हैं जो कि ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हैं लेकिन अगर उसको हम एज ए रफ के तौर पे फेंक दें कि भी वो हमारे तो किसी काम की, अगर हम उससे अवॉइड कर सकें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, तो वो डाइवर्सिटी के लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं होगा, वो उनके लिए हार्मफुल होगा।
ट्रॉपिकल कोन जो स्नेल्स होते हैं हमारे पास उनमें ये हमारे पास कोन स्नेल है और ये पैसिफिक ओशियन है उसमें पाया जाता है। पैसिफिक ओशियन जो है हमारे पास टोटल 5 ओशियन है, 5 ओशियन में से ये सबसे लार्जेस्ट ओशियन है और इसका बेसिकली ये टॉक्सिन्स कंटेन करता है और इसका मकसद जो बेसिकली क्या है कि थ्रेटन सम फॉर्म्स ऑफ कैंसर एंड हार्ट इरेगुलरिटीज, कि अगर कैंसर है उसको ट्रीट करने के लिए या फिर हार्ट पर्पस के लिए अगर कोई उनमें इरेगुलरिटी आ जाती है या आर्टरीज या वेन्स ब्लॉकेज हो जाती है तो उनको रन करने के लिए जो है ये टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस करता है उसको यूटिलाइज किया जाए। और ये टॉक्सिन्स क्या है कि अभी 1000 टाइम मोर पोटेंट देन मॉर्फिन फॉर पेन रिलीफ। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंट वो होता है जो कि अबंडेंट मौजूद ना हो लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो मौजूद हो। लेकिन जब हम मॉर्फिन की बात करते हैं कि इसको हम मोस्टली यूज़ किस पर्पज़ के लिए करते हैं कि ये पेन रिलीफ के लिए जो है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू कैंसर के लिए या हार्ट रेगुलरिटीज़ के लिए। ठीक है, लेकिन इन्होंने हार्ट और कैंसर में भी अपना मेन रोल प्ले करना होता है। और अच्छा ये हमारे लिए तो बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर हम कोन स्नेल को देखा, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि मिलियंस ऑफ कोन स्नेल जो हैं जो कि किल कर दिए जाते हैं, उनके जो शेल्स हैं जब उनको किल किया जाएगा तो वो किस तरह से, अगर हमारा घर ही ना बचे तो हम रहेंगे कहाँ पे, तो हमारे लिए ये मुश्किल होगा, हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। और सेम इसी तरह से जब इनके शेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो इनके लिए रहना मुश्किल हो जाता है। जब ये रहेंगे ही नहीं तो टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा, पेन से, कैंसर से और हार्ट से हम रिलीफ किस तरह से हासिल करेंगे। और इस तरह से जो इनका एनवायरनमेंट होता है, इनका जो हैबिटेट होता है वो अंडर प्रेशर होता है। इसके अलावा हमने बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है उसको प्रिवेंट किस तरह से करना है रिसर्च करके, और इसके अलावा हमने उसकी एजुकेशन या अवेयरनेस लेजिस्लेशन से, इसके अलावा सस्टेनेबल जो यूज़ होता है कि हमें इन्वायरमेंट को या हैबिटेट को मेंटेन किस तरह से करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बात की कि अगर इसमें एक जो इंसान है वो वर्क करता है और बाकी 10 जो है वो जस्ट उस पर रिलैक्स होते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर ओवरऑल सब ही उसमें अपना रोल प्ले करेंगे तो उसमें जो है वो हम डाइवर्सिटी है उसको लॉस से बचा सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन है, जैसे मैंने अभी आपको ये बात की है। और बाज़ ये है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं, बाज़ लोग इस तरह के भी होते हैं कि जो जिनको पता ही नहीं होता कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, इसको हमने प्रोटेक्ट किस तरह से करना। और बाज़ इस तरह के भी स्टूडेंट्स हैं या बाकी जो ह्यूमंस हैं वो भी हैं कि उनको पता होने के बावजूद भी वो इस पे अमल नहीं करते, कि वो कहते हैं कि भाई होता है तो होता रहे, हमें क्या इससे, हमने कौन सा ठेका लिया हुआ है, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है। लेकिन जब सब मिलके करें तो उससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। मैरीन प्रोटेक्शन एरियाज़ हमारे पास जो मोस्टली नेशनली और इंटरनेशनली जो कि कंजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी के लिए, उसको हम एमपीएज भी कहते हैं। और जैसे मैंने आपको इसमें नेशनली पार्क्स की बात की, इसके अलावा पॉन्ड कंस्ट्रक्शन की बात की, मैनेज क्या करना है हमने, नेचुरल रिसोर्सेज है उनको मैनेज करना है। अगर हमें पता है कि ये फिशेज़ के लिए हमें आर्टिफिशियली फीड प्रोवाइड करनी है तो हम उनको आर्टिफिशियली देंगे। सेम इसी तरह से जब हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो हमने जो एनिमल्स वहाँ पे हमने कंजर्व किए हैं उनको हमने फूड भी देनी है। ये नहीं कि उनको जस्ट बंद करके रख लिया, बस बंद करके रख लिया, हमारा काम पूरा हो गया, बाकी ज़िंदा उन्होंने खुद रहना है। इसके अलावा जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं हमारे पास जो कि नियर टू एक्सटिंक्शन हो रही होती हैं, उनको हमने प्रिजर्व करना है ताकि जो हमारे पास नेक्स्ट पॉपुलेशन आएगी उनको पता हो कि ये हमारे पास, ये नहीं कि हमें वो सिर्फ तस्वीरें जो हैं वो देखने को ही मिले, हमें रियलिटी में देखने को कुछ ना मिले। ये भी एक टाइम या